नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। त्योहारों से डरने का वक्त आ गया है। पहले त्योहारों से पहले लोग ये सोचकर परेशान होते थे कि इतनी मिठाई, इतनी सजावट और इतने कपड़े खरीदने हैं, पैसा कहां से आएगा। अब ये सोचना पड़ता है कि त्योहार शांति से मना पाएंगे या नहीं, कहीं दंगा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई घर को आग तो नहीं लगा देगा। ईद पर जोधपुर क्यों जल रहा था, ये जानना जरूरी है ताकि मालूम चले कि कौन है जो माचिस लिए घूम रहा है, जहां जगह मिलती है आग लगा देता है, और वो कौन मक्कार हैं जो इन अपराधियों को समय रहते रोक नहीं पाते, अपराध के बाद भी सख्त संदेश नहीं दे पाते। ये सब होगा बड़ी खबर में। पहले आप कुछ सुर्खियों पर गौर कर लीजिए। पहली सुर्खी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हवाले से है। बैंक ने आखिरकार रेपो रेट बढ़ा ही दिया। 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट अब 4.40% हो गया है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया। बैंक का मकसद है कि बढ़ती महंगाई को काबू में किया जाए किसी तरह। बावजूद इसके इस कदम से आपकी ईएमआई की रकम बढ़ सकती है। कैसे, एक एक करके समझते हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आपके बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। चूंकि अब रेपो रेट बढ़ गई है तो बैंकों को ज्यादा ब्याज चुकाना होगा और इसीलिए वो आपको दिए कर्ज पर भी ज्यादा पैसा वसूलेंगे। इसीलिए कर्ज की किस्त माने ईएमआई अब आपको पहले की तुलना में महंगी पड़ सकती है। एक फायदा भी हो सकता है आरबीआई के इस कदम से, अगर ईएमआई बढ़ेगी तो बैंकों में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है। इसका मतलब एक हाथ से ले एक हाथ से दे। पिछली बार आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया था अगस्त 2018 में। इसीलिए यह सवाल बनता है कि 4 साल बाद बैंक ने रेपो रेट को क्यों बढ़ाया। दरअसल बैंक चाहता है कि महंगाई रहे 4% के आसपास, ऊपर नीचे हो जाए तो 2% से कम न हो और 6% से ऊपर न जाए। बावजूद इसके बीते महीनों में महंगाई लगातार 6% के पार रही। अब महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण हैं, जैसे तेल की कीमतों में उछाल और उस पर लग रहा भारी भरकम टैक्स। एक और कारण यह भी है कि बाजार में ढेर सारी मुद्रा तैरने लगी है। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उद्योगों को लगाने के लिए पैसा सुलभ हो और अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़े। लेकिन जब महंगाई बैंक द्वारा तय लक्ष्य के ही पार जाने लगी, तब बैंक से ये उम्मीद की जाने लगी कि वो मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रेपो रेट को बढ़ा देगा। लेकिन 6 से 8 अप्रैल तक चली बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक के बाद यही फैसला लिया गया कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। तब विशेषज्ञों ने कहा कि बैंक ने ग्रोथ को तरजीह दे दी। 2 और 4 मई को मौद्रिक नीति कमेटी की एक ऑफ साइकिल मीटिंग बुलाई गई। माने ये मीटिंग नियमित शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। दर्शक जानते ही हैं कि मौद्रिक नीति कमेटी में 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं और 3 बैंक की तरफ से, रिजर्व बैंक। इन सब ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। यहां रुककर बेसिस पॉइंट समझा जाए। रिजर्व बैंक पूरे भारतीय बाजार में चलने वाले पैसे के लिए एक नियामक संस्था है। यह रकम लाखों करोड़ों में होती है, इससे भी ऊपर हो सकती है। बैंक द्वारा लिए गए छोटे से छोटे निर्णय का बाजार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसीलिए 1% को 100 बेसिस पॉइंट्स में बांट दिया गया है और बैंक इन बेसिस पॉइंट्स में ही दर को बढ़ाता है या घटाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे होते हैं, तब आप मोड़ लेने के लिए पूरा स्टीयरिंग नहीं घुमाते, तब आप बेसिस पॉइंट्स में ही हरकत करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी। अब आते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर पर। बैंक आपको कर्ज दे पाता है क्योंकि उसके पास आप जैसे ही जमाकर्ताओं का पैसा जमा है। भारत का कानून कहता है कि बैंक को अपने पास जमा रकम का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखना होगा। इस हिस्से को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो और इसे आरबीआई ही तय करता है। आज बैंक ने इसे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। इसके नतीजे में भारतीय बैंकिंग सिस्टम से करीब 87,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। इस पैसे का स्वामित्व संबंधित बैंक के पास ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये आरबीआई के पास रहेगा पैसा, इसलिए इस रकम का इस्तेमाल कर्ज देने के लिए नहीं हो पाएगा। चलते हैं दूसरी सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है। वो दिन अब लग गए जब मध्य प्रदेश को एक शांत सूबा माना जाता था। मध्य प्रदेश के सिवनी से आई खबर इसी तरफ इशारा कर रही है। गोमांस के शक में 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला गया, अंग्रेजी में लिंच कर दिया गया। जिन गुंडों पर इस कांड में शामिल होने का आरोप है, उनका संबंध कथित रूप से बजरंग दल से बताया जा रहा है। हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 2 और 3 मई की दरमियानी रात की है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने 3 लोगों को मांस ले जाते हुए रोक लिया। इल्जाम लगाया कि ये मांस गाय का है, लेकिन इन लोगों को पुलिस के हवाले करने के बजाय इतना पीटा गया कि 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम हैं धनसा युवनाती और संपत लाल।
एक शख्स घायल भी है जिसका इलाज नागपुर में चल रहा है। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दोनों मृतक जिंदा नजर आ रहे हैं। इन लोगों को लाठी लिए लोगों ने घेरा हुआ है, सवाल जवाब करते हुए, गाली देते हुए सुना जा सकता है। पुलिस का दावा है कि पीड़ितों के पास से 10 से 12 किलो मांस मिला है, जिसे लेकर आरोप है कि वो गोमांस है। एफएसएल जांच चल रही है। एक तरफ गोमांस वाली कहानी है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों के भी दावे हैं। दोनों मृतकों के परिवारों का कहना है कि धनसा इवनाती और संपत लाल अपने घरों में सो रहे थे जब आरोपियों ने उन्हें उठा लिया। मौतों की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों ने सिवनी से गुजरने वाले श्रीनगर कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। जब जिला मैजिस्ट्रेट और एसपी मौके पर पहुंच गए तब जाकर जाम खुलवाया जा सका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट करके कहा कि सिवनी में बजरंग दल यानी कि आरएसएस के लोगों ने 2 आदिवासियों को पीट कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है और 9 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इनके नाम हम आपको बता दें: शेर सिंह राठौड़, अजय साहू, वेदांत चौहान, दीपक अवधिया, बसंत रघुवंशी, रघुनंदन रघुवंशी, अंशुल चौरसिया, शिवराज रघुवंशी, रिंकू पाल। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी आज भी हो गई है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश चल रही है। फरियादी ने तहरीर देते हुए बजरंग दल का नाम लिखवाया है एफआईआर में, लेकिन पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है कि ये लोग किस संगठन से संबंधित हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस घटना पर अफसोस जताया है और कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दोनों पीड़ित परिवारों को 8.25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, दोनों को 8.25। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दोनों परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। वैसे स्थानीय अखबारों में इन नौकरियों का विवरण है जो आपको जानना चाहिए, हम बताते चलते हैं। नवभारत की खबर के मुताबिक संपत लाल की बेटी कुमारी सुनीता वट्टी को आदिवासी कन्या आश्रम में और धनसा इवनाती के बेटे जय प्रकाश को विजय पानी हाई स्कूल में दैनिक वेतन भोगी का पद दिया जाएगा, सरकारी नौकरी। मामला आदिवासी समाज और गोमांस के आरोप से जुड़ा है, इसीलिए इस पर राजनीति होती रहेगी, हो भी रही है। लेकिन उससे यह तथ्य बदलेगा नहीं कि 2 लोगों को पीट कर मार डाला गया, तीसरे को अधमरा कर दिया गया। इस रफ्तार से न्याय हो रहा है कि इंस्टेंट नूडल को भी शर्म आ जाए। सोचिएगा कि इंस्टेंट नूडल न्याय से आपका कितना भला हुआ है और कितना हो सकता है, होने वाला है। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है। यहाँ एक 13 साल की बच्ची को अगवा किया गया, उसे मध्य प्रदेश के भोपाल ले जाया गया। 4 लोगों ने बलात्कार किया और फिर वापस लाकर पटक दिया गया। ये बच्ची की मां के लगाए आरोप हैं। आरोप ये भी हैं कि जब ये दलित बच्ची तहरीर देने थाने गई तो वहां एसएचओ ने भी रेप किया। अब एसएचओ साहब को निलंबित कर दिया गया है। अब एफआईआर में भी नामित उन्हें किया गया है। एसएचओ का नाम है तिलकधारी सरोज। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के मुताबिक पुलिस इस बात को भी दिखवा रही है कि जब बच्ची 26 अप्रैल को पहली बार रेप की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी तब उसकी तहरीर पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। इस मामले पर भी प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने परिवार से मिलने के बाद पूछा कि क्या अब यूपी में थाने पर भी बुलडोजर चलेगा। प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ऐसे जो फरार हो गए थे तो 3 टीमें पकड़ने के लिए रवाना की गई। ताजा अपडेट है कि पुलिस के हत्थे एसएचओ साहब चढ़ गए हैं। कानपुर जोन मुख्यालय से पूरे थाने को लाइन हाजिर भी किया गया है। मामले की जांच पड़ोसी जिले झांसी के पुलिस अधीक्षक को दी गई है। चौथी और अंतिम सुर्खी महाराष्ट्र से है। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चर्चा में आए राणा दंपत्ति को आज जमानत मिल गई, लेकिन ये जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि शाम 5:30 बजे तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। राणा दंपत्ति को 50-50 हजार का बॉन्ड देना पड़ेगा और इतनी ही रकम की श्योरिटी भी देनी होगी। अदालत ने कहा कि दंपत्ति सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही जिन धाराओं में मामला चल रहा है वैसा ही अपराध करेंगे। राणा दंपत्ति मामले पर प्रेस से भी बात नहीं कर पाएंगे। इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो बेल खारिज हो जाएगी। उधर राज ठाकरे अब भी कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजे तो दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह 6 बजे से पहले मुंबई में 135 मस्जिदों में लाउडस्पीकर का प्रयोग हुआ। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता जा रहा है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पुलिस विभाग ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं और बंदोबस्त तैनात कर दिया है। कई जगह एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर।
जोधपुर शहर में दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहें। तनावपूर्ण शांति की मुनादी कराते पुलिस के सायरन और बूटों की धमक से सौहार्द कायम करने की कोशिश चल रही है। आखिर में सरकार और पुलिस के पास कोई और विकल्प बचता भी नहीं है। पुनः शांति स्थापित करने का ये एकमात्र तरीका रह गया है, जिसकी तस्वीरें बीते 1 महीने से देखते चले आ रहे हैं हम। हिंसा और तनाव के बाद राजस्थान के जोधपुर ने भी ठीक उसी रवायत को आगे बढ़ाया। 2 अप्रैल को करौली से शुरू हुई ये काली और दागदार सांप्रदायिकता शहर दर शहर बारी बारी से हर त्योहार को अपने आगोश में लेते चली जा रही है। सबसे पहले नव संवत्सर पर हिंसा हुई, साल के पहले दिन पर। फिर रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे दंगे हुए। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल हुआ। इतनी कालिकों को समेटे संभाल कर चलना शुरू ही किया था हमने कि ईद के दिन जोधपुर में फिर से वही सब कुछ हो गया। यहां कुछ बातें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। दंगे में 2 तरह की प्रवृत्ति होती है। पहली वो जो दंगा करवाती है, जिसमें कुत्सित मानसिकता के दंगाई हाथों में पत्थर, तलवार, लाठी डंडे उठाते हैं और खून के प्यासे हो जाते हैं। दूसरी वो होती है जो दंगे के बाद अपने अपने तरीके से आरोप लगाती है, दूसरे पक्ष को दोषी बताती है और अपने पक्ष को जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाती है। हम पत्रकार हैं, हम इन दोनों से परे हैं, हमें दोनों पक्ष सुनने होते हैं और जो सच्चाई होती है उसे बिना राग द्वेष अनुराग के आपके सामने रखने होता है। तो यहीं से पहला सवाल कि आखिर शुरुआत कहां से हुई जोधपुर जलने की। हुआ ये कि पहली गरारी तो यहीं फंस गई कि ईद और परशुराम जयंती एक ही दिन यानी 3 मई को पड़ गए। ऐसा नहीं है कि पहले कभी 2 धर्मों के त्योहार एक साथ नहीं पड़े, खूब पड़े और बड़े प्यार से मनाए भी गए, मगर अब एक अजब चलन बनता जा रहा है। त्योहार अब कुछ लोग उत्सव या उल्लास के लिए की बजाय उन्माद फैलाने के लिए मनाते हैं और सारे फसाद की जड़ यही है। जोधपुर में जालौरी गेट के पास हिंसा सबसे पहले 2 मई की आधी रात को भड़की। पहली बार पथराव उसी वक्त हुआ। विवाद और तनाव की पहली और आखिरी वजह झंडा रहा। झंडे के फंडे में ही सारा फसाद हो गया। घटना को अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। एक तरफ से पूरे मामले की टाइमलाइन आप नोट करते चलिए। सबसे पहले जोधपुर के जालौरी गेट पर 2 दिन पहले यानी कि 1 मई को परशुराम जयंती पर भगवा झंडा लगा। 2 मई की शाम प्रशासन की बैठक में तय हुआ कि ईद 3 मई को है, इसलिए यहां हर साल की तरह ईद मनाने दी जाए। मुसलमान झंडा और लाउडस्पीकर लगाएंगे। परमिशन मिली 1 दिन के लिए। भाजपा नेताओं और नगर निगम की सहमति से यह तय हुआ। शाम 7 बजे 3 मई को चांद तारे लगे ईद के झंडे और लाउडस्पीकर लग गए। रात को शहर में अफवाह फैल गई कि पाकिस्तान के झंडे लग गए। 2 निजी चैनलों के पत्रकार मौके पर गए। रात 12 बजे दोनों निजी चैनलों के पत्रकारों ने बीजेपी नेता और मेयर विनीता सेठ समेत बीजेपी के नेताओं को फोन किए कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का चेहरा मुसलमानों ने काले टेप से पैक कर दिया है। 2 मई रात 12 बजे बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग मौके पर पहुंचे और ईद के झंडे उखाड़ के फेंक दिए, लाउडस्पीकर नोच लिए। वीडियो मुस्लिमों में वायरल हुआ इस चीज का, तो रात 1 बजे बड़ी संख्या में जालौरी गेट ये पक्ष भी पहुंचा और पथराव हुआ। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच तक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले उसे छोड़ने पड़े। प्रशासन ने भाजपा नेताओं और मुसलमानों के बीच सुबह तक सुलह करा ली। तय हुआ कि सुबह की नमाज शांति से हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने आए तो चौराहे पर भगवा झंडा लगा था। इसके बाद नारेबाजी हुई। 8:45 पर मुसलमान युवकों ने पथराव कर कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद प्रशासन ने भगवा झंडा वहां से हटवाया और राष्ट्रध्वज लगवाया। 3 मई सुबह 10 बजे बीजेपी के नेता पहुंचकर विरोध जताते हैं इस चीज का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुस्लिम इलाकों में दोपहर तक प्रदर्शन चलते रहे क्योंकि मुसलमानों में यह बात फैल गई कि जानबूझकर ईद खराब की गई। दिन में 2 बजे मुस्लिम इलाकों के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा की इसी टाइमलाइन की समझ के बाद अब तस्वीरों को तफसील से देखिए। घटना की गंभीरता का और अंदाजा आपको लग पाएगा। यही वो झंडा था जिसे पाकिस्तान का बताया गया, जिसे उतारने के लिए रातों रात भीड़ टूट पड़ी थी। ये उन अफवाहबाज पत्रकारों की वजह से हुआ जिन्हें इस्लामिक झंडे और पाकिस्तान के झंडे का बेसिक फर्क नहीं मालूम है। हरा रंग और चांद तारे का मतलब सिर्फ पाकिस्तान का झंडा नहीं होता है। ये बेसिक सेंस की बात है जो वहां से नदारद हमको लगी। उत्तेजित भीड़ के बीच एक बात और फैली थी कि चौक पर लगी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति, जो कि गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मुंह पर काली पट्टी बांधकर झंडा लहराया गया। इसके बाद भीड़ बेकाबू हुई।
शांति के सारे समझौते ध्वस्त हुए और पुलिस को छकाते हुए झंडे उतारे जाने लगे। लाउड स्पीकर को भी उखाड़कर फेंका गया, जमकर नारेबाजी हुई। इसका वीडियो देखिए। इसी के जवाब में दूसरी तरफ से भीड़ आ गई। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। अंततोगत्वा पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तितर बितर तभी हुई भीड़। देर रात तक शांति कायम की गई, फिर से समझौते कराए गए, मगर अगले दिन यानी ईद की सुबह फिर से हिंसा हुई। बाइक्स जलाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई। उस वक्त क्या हुआ, सुनिए इंडिया टुडे ग्रुप के जयपुर ब्यूरो के हेड शरद कुमार से। वो मौके पर रिपोर्ट करने भी गए थे। इस बीच अफवाह फैलती है कि ये चांद तारे जो है ना, ये पाकिस्तान के झंडे हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कि बैठ के लोग बात कर रहे हैं कि जोधपुर तो पाकिस्तान बन गया। अब ये अफवाह फैली, लोग हिंदू घरों से बाहर निकले कि पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। इसके पहले पिछले साल भी एक कांड हो चुका था और 2 पत्रकार भी हाईकोर्ट के निर्देश पर मुकदमा चल रहे हैं पाकिस्तान का झंडा करने का, चांद सितारा को लेकर। वो एक अफवाह फैली। दूसरा फैली कि जो बिस्सा जी हैं स्वतंत्रता सेनानी, वो गांधीवादी, उनका कोई भगवा से लेना देना नहीं, वो महात्मा गांधी के शिष्य थे। लेकिन अफवाह फैली कि उनके मुंह पर काला टेप लगा दिया गया है झंडा लगाने के लिए, इस्लामी झंडा लगाने के लिए। अब जो बीजेपी के लोग थे उस गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी के लिए भगवा झंडा लेकर पहुंच गए कि वहां पर भगवा लगेगा। इनके झंडे उखाड़ दिए। ये जब झंडा उखाड़े गए, लाउड स्पीकर तोड़े गए, जो विजुअल आप देख रहे हैं टीवी पर, वो वीडियो वायरल हुए तो मुसलमान भी आ गए और हिंदू और मुसलमानों में वहां पर टकराहट शुरू हो गई। पुलिस बीच में, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और रात को शांति हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। मगर मुसलमान में कुछ जो मिसक्रिएंट्स थे वो इस बात को लेकर सुलगते रहे कि हमारी ईद खराब हो गई, हम ईद मनाना चाह रहे थे, हमारे झंडे लाउड स्पीकर उतार दिए गए, हमें बदला लेना है। उधर जो हिंदू थे वो कह रहे थे कि इन्हें ईद की नमाज सड़क पर नहीं करने देंगे, ईदगाह में जाकर करें। ये भी समझौता हो गया कि ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। चले गए, जालौरी गेट से नमाज खत्म हो गई, शांतिपूर्वक सब घर लौट रहे थे। मगर डीजीपी से अभी बात करके मैं लौटा हूँ, मिसक्रिएंट्स जो थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम वापस चलते हैं जालौरी गेट। वो ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद वापस आए हैं जालौरी गेट, जहां पर पता नहीं कैसे एक भगवा झंडा लहरा रहा था। वो भगवा झंडा पुलिस ने पहले छोड़ दिया था या फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे के बीच वापस लगा दिया गया। वो आप देखेंगे विजुअल में, चौराहे पर चढ़ते हैं उस झंडे को उतारने के लिए। पुलिस उन्हें रोकती है कि हम उतारेंगे। पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के, फिर गोले छोड़े जाते हैं। पुलिस उस भगवा झंडा को उतारकर तिरंगा लगा देती है। ये रात को ही कर देते तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। मगर कुछ लोग इस सोच कर गए थे कि हमारी ईद खराब हुई है, हम पथराव करेंगे। वो सड़क पर पत्थर थे भी नहीं, पता नहीं कहां से पत्थर आए या पत्थर लेकर आए हैं। ईद को हम जानते हैं शांति भाईचारे के लिए बचपन से हम लोग कुर्ता पजामा पहन के गले लगते रहे एक दूसरे से, और उस ईद के दिन भी अगर कोई नमाज पढ़ने पत्थर लेकर जाए तो हमें समझ में नहीं आता। अब हिंदुओं को भी समझना होगा कि हम दिवाली के दिन 10 दिन की सजावट करें, होली हम सड़क पर मनाएं, पटाखे छोड़ें, और एक दिन क्या ये ईद नहीं मना सकते? इनके ईद के झंडे देखकर हम इतने भड़क जाएंगे। लेकिन सोसाइटी इतना इस कदर बंट गया है कि हम हरा झंडा चांद सितारा दे के भड़क जा रहे हैं, वो भगवा दे के भड़क जा रहे हैं। तो हम पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़े हैं और जो जोधपुर भुगत रहा है। अब क्या होगा, कैसे हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 133 लोग जो उठाए गए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं ने कुछ नहीं किया तो क्यों उठाए। पुलिस कह रही है कि आप इस तरह से झंडे नोच नोच कर नहीं फेंकते और लाउड स्पीकर नहीं उतारते तो ये वारदात नहीं होती, इसलिए अरेस्ट आपको भी करेंगे। तो इसे लेकर वहां फिलहाल जो अभी दृश्य नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के नेता काफी आक्रोशित है। विजुअल आ रहे हैं उनके, शांति बैठक का बहिष्कार करके चले गए हैं। 3-4 मंत्री हैं, बीडी कल्ला हैं, राजेंद्र यादव हैं, सुभाष गर्ग हैं, गलियों में घूम घूम कर मुस्लिम हिंदू सबको समझा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी इमोशन काफी फ्लेयर अप है दोनों तरफ से। मुझे लगता है कि आज रात 1 बजे तक जो कर्फ्यू लगाए की मियाद है उसे बढ़ाया जा सकता है। कर्फ्यू का समय बढ़ाने का मतलब तो यही है कि अब भी तनाव बना हुआ है। स्थिति यह है कि शहर की गलियों और छतों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जोधपुर हिंसा के बाद पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने बताया,
जोधपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस ने अब तक कुल 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 133 को धारा 151 एवं 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। अब तक पुलिस की तरफ से जोधपुर हिंसा के मामले में 4 एफआईआर करवाई गई हैं। आमजन की तरफ से 8 एफआईआर करवाई गई हैं। उपद्रव में 3 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। उसके अलावा 27 लोग घायल हुए थे। घायलों की लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ललित को भी चोट लगी, साजिद को भी। जोराराम, मुकुल दिनेश, संपत राज इलाज कराने पहुंचे तो अक्सार, नसीरुद्दीन, फारूक, नदीम को भी अस्पताल जाना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने और अफवाहों के बारे में तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करने की अपील की गई है। शरद कुमार ने राजस्थान की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया से बात की है, वो भी आपको सुननी चाहिए। दोनों पक्ष आपस में कहीं नहीं भिड़े, दोनों पक्ष पुलिस से भिड़े। तो हमारा तो काम होता है कि हम दो समाजों को या दो पक्षों को कभी भिड़ने नहीं देते, कोशिश करते हैं कि पुलिस बीच में आ जाए, हमसे टकराव हो जाए ताकि दो समाज ना भिड़ें। वही घटना रात को हुई थी। उसके बाद कोशिश की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमिश्नर पुलिस ने, जो लोकल वहाँ पर हम लोगों ने बात की, कई लोग घायल भी हुए हैं, कईयों के सर पे चोट भी आई है। आप कह रहे हैं 2 लोग आपस में नहीं भिड़े, पुलिस से भिड़े, जबकि वो सच नहीं है। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, कई विक्टिम से मैंने खुद बात की है सर। वो आपके पास आपकी न्यूज हो सकता है सही हो, जो मेरे पास खबर है मैं आफ्टरनून में आके पहुंचा हूँ। घटना रात की जो मुझे रिपोर्ट किया गया है उसके हिसाब से जो पथराव हुआ है, एक पक्ष ने जब पथराव किया, बीच में पुलिस थी, उस वक्त पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए हैं। दूसरे पक्ष को उन्होंने खदेड़ा है ताकि पथराव से दोनों पक्षों में टकराव ना हो सकता है किसी के पत्थर लगा हो। मैं आपकी बात को 100% नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति के चाकू मारा गया पीठ पे, दूसरी एक लड़की को मारा गया है। घटना दिन की है, आज की। जब ये नमाज के बाद वाला जो एपिसोड है, चाकू की घटना दिन की है और रात की नहीं है। रात की नहीं कह रहा सर मैं पर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस के ऊपर अटैक हुआ हो, 2 गुटों के लोग आपस में भी भिड़े। दूसरी बात सर ये है, आपने कहा कि रात में टकराव हुआ, उसके बाद जब दिन में हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि जो इतने घंटे का जो अंतराल था उसके बावजूद पुलिस इतने ये पुख्ता तरीके से नहीं कर पाई कि आपस में जो 2 गुट हैं वो ना भिड़ें? कितना पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पाई पुलिस? देखिए, क्यों नहीं कर पाई, ये जब अमन चैन स्थापित हो जाएगा, शांति हो जाएगी, उसके बाद जांच करके बताएंगे आपको। बट प्रथम दृष्टया आप मानेंगे कहीं ना कहीं कमी रही है ग्राउंड पे? तौर पे कमी रही भाई, तभी हम लोगों को आना पड़ा है ना। या आप लोग इस वक्त रात को 12 बजे आप जगे हुए हो, कमी रही तभी ना। कमियों को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कमी थी वो जांच के बाद पता लगेगा। क्यों ऐसा हुआ ये जांच के बाद पता लगेगा। अभी पहली प्राथमिकता शांति स्थापित करना है। यानी पुलिस के आला अधिकारी इतना तो मान रहे हैं कि पुलिस की तैयारी में कमी रह गई। बचाव की कोशिशों के बीच तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया था। पुलिस की ये बात गलत थी कि दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आए। दीपक परिहार नाम के लड़के की पीठ पर चाकू से वार किया गया, पीठ में चाकू को घुसा दिया गया। वो अस्पताल भी पीठ पर चाकू लगाकर ही पहुंचा, उसकी पीठ पर धंसा हुआ था। गनीमत बस ये रही कि वो वक्त रहते उसे इलाज मिल गया, जान बच गई। दीपक के लहूलुहान शरीर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। दीपक के परिजनों का आरोप है कि वो मार्केट दवा लेने गया था, दंगाइयों के वीडियो बनाने लगा, तभी उस पर हमला कर दिया गया। ऐसे ही एक मुस्लिम युवक का फटा हुआ सिर भी हमें तस्वीरों में दिखा, मगर अगेन कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम उसे भी नहीं दिखा सकते। यानी टकराव हुआ तो था दोनों पक्षों में। रात में चांद तारे वाला झंडा उतारने की कोशिश में बवाल हुआ तो सुबह भगवा झंडा उतारने की कोशिश में ईदगाह से लौटी भीड़ वहीं पुलिस के सामने जमी थी, नारेबाजी कर रही थी। उसी वक्त लाठीचार्ज हुआ। ये वीडियो भी देखने लायक है। कुल मिलाकर शांति कायम करने की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। एक शहर के दिल में खाई बन गई। अब आ जाते हैं जिम्मेदारों और जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इसे रोका जाए। इसी घड़ी के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, पुलिस होती है, ताकि तनाव की स्थिति में हस्तक्षेप कर चीजों को सुचारू बना सके। मगर राजस्थान की गहलोत सरकार करौली के बाद यहां भी बुरी तरह विफल रही। जबकि जोधपुर में सीएम गहलोत का खुद का घर है, उनका गृह जनपद है, वो जिला है। बीजेपी हमलावर हुई तो सीएम गहलोत की तरफ से बयान आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई,
कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी, उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं, 7 राज्यों में। आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर, क्या क्या नहीं हुआ है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। बातों का सीधा मतलब है कि सारा ठीकरा बीजेपी की तरफ घुमा दिया गया, उनके सर फोड़ दिया गया। वहीं विपक्ष की भूमिका में बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में जुटी है। अगला बरस चुनाव का है तो जोर ज्यादा बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो घटना के अगले दिन जोधपुर वो खुद ही चले गए, धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ही बनी हुई है। सुनिए उनकी भी बात। अगर ऑर्केस्ट्रेड है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के इंस्ट्रक्शंस पे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है, तो आपकी पुलिस आंख पे पट्टी बांध करके क्यों बैठी है? और आप गृह मंत्री होने के नाते आप क्यों चुपचाप बैठे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करिए। तो आरोप लगाना आसान है, एविडेंस आपके पास में, आपकी पुलिस एकत्रित करे और कार्रवाई करे। मैं तो चाहूंगा कि हमने अगर गलत किया है तो हमको आप गिरफ्तार करिए, आपकी पुलिस के पास में ताकत है, आप गृह मंत्री हैं, आप करिए कार्रवाई। ऐसी घटना के बाद होने वाली ये एक स्वाभाविक तरह की राजनीति है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा देता है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर नाकामी का ठेकरा फोड़ने लगता है। मगर ऐसी राजनीति में नुकसान आम जनता का होता है, दंगे में भी उसका हो ही चुका होता है। अब भी जोधपुर के उदय मंदिर, नागौरी गेट, सदर कोतवाली, सदर बाजार, सुरसागर, सरदारपुरा, खंडा फलसा, प्रतापनगर, देवनगर, प्रतापनगर सदर में कर्फ्यू लगा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आम इंसान फंस गया है। एक अहम बात यह भी है कि यहाँ फेलियर पुलिस का भी है। कैसे, सुनिए संवाददाता शरद कुमार से। मुझे लगता है कि सोसाइटी है, मीडिया है, सब उस दिशा में जा चुके हैं कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस को एक नया समाज पुलिस के सामने है। हम कह सकते हैं, बहुत कहना हमारे लिए आसान है कि पुलिस के लिए एक बड़ा फेल्योर है भी, लेकिन इस तरह से अगर समाज निकल पड़ा है तो फिर पुलिस के लिए एक चुनौती है कि इन परिस्थितियों में कैसे निपटें, जिसमें राजस्थान सरकार फेल हो रही है। कायदे से देखें तो पुलिस के साथ साथ ये समाज का भी फेलियर है जो आपस में मिलकर नहीं रह पा रहा है। सबसे जरूरी बात, कुछ मीडिया संस्थानों की भ्रामक रिपोर्ट बंटवाने का काम भी कर रही है, क्योंकि पहली बार इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताने वाले मीडिया कर्मी ही थे। ऐसे नाजुक मौकों पर मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना खामियाजा यूं ही हमें भुगतते रहना पड़ेगा। आखिर में आपको बताते चलें कू की राय। हमने आज कू पर जनता से पूछा था कि आपको भारत में प्रेस कितनी आज़ाद लगती है कि नहीं। हाँ कहा है 62% लोगों ने, ना कहा है 38% लोगों ने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आंकड़े आए हैं तो हमने यही सवाल पूछ लिया। आप भी कू पर पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए हमें। आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं, हम उसे भी शो में दिखा देंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।